टुडेज टॉपिक इज स्पेस। आज का टॉपिक स्पेस है। और स्पेस अगर हम कहें कि खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं है, मास नहीं भी है तो कम से कम एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो इस स्पेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। सबसे सिंपल तरीके से इस खाली स्पेस को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है वो है इस खाली स्पेस में कोई एक हॉलो सरफेस क्रिएट कर लीजिए। ये 3D हॉलो सरफेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा सबसे सिंपल वे में। और ये 3D हॉलो सरफेस बनेगा कैसे? 3D हॉलो सरफेस हमेशा क्या बोलते हैं, 2D सरफेस, कोई भी फ्लैट 2D सरफेस है, कोई भी फ्लैट 2D सरफेस है, उसके प्रोजेक्शन से लियोनार्डो सक्सेना साहब का वीडियो आ गया। प्रोजेक्शन, उसके प्रोजेक्शन से क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसके प्रोजेक्शन से ये 3D सरफेस जनरेट हो जाएगा। लाइट जो है, हम इन सरफेसेस को एनर्जी सरफेस कहेंगे। और स्पेस में ये जो सरफेस हैं एक तरह से जो भी जिस तरह के हैं मैथमेटिकली हम उसको फ्लैट कह सकते हैं, लेकिन ये जितना मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है होगा उतना ही ये फिजिकल ऑब्जेक्ट भी रियलिटी भी शो करेगा, क्योंकि एनर्जी को आखिरकार स्पेस को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर फ्लैट शीट है स्पेस में, ये 2D फ्लैट शीट, तो लाइट इन्हीं सरफेसेस पे मूव करती है, इन्हीं 2D शीट्स पर। और जब इस शीट को, फ्लैट शीट को अब हम 1 डायमेंशनल फिगर में एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस तरह से देखिए, ये 2D शीट को, ठीक है। और उसके बाद जब लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी तो लाइट इस एनर्जी शीट को क्या बोलते हैं, इस एनर्जी शीट में एज ए डिस्टर्बेंस मूव करती है। लाइट का एक पोर्शन शीट को ऊपर की ओर ले जाएगा, मानो शीट ऊपर जा रही है, किसी मटेरियल की बनी हो, क्योंकि एनर्जी है तो E = mc² से आप मास भी मान सकते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, ये शीट्स का कोई मास इसलिए नहीं क्योंकि ये शीट्स पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ को बना रहे हैं। खैर, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि जब लाइट डिस्टर्बेंस की तरह पास होगी तो कुछ शीट ऊपर जाएगी, कुछ शीट नीचे जा सकती है। यही चीज़ साइड वे में भी हो सकती है, लेकिन हम उधर नहीं जाएंगे। हम 1 डायमेंशनल फिगर में अगर दिखाना चाहें तो पहले ये शीट फ्लैट थी, लेकिन अब क्या बोलते हैं, ये जो शीट है जब इसमें से लाइट ट्रेवल करेगी तो ये जो शीट है ये A और B के पास मान लीजिए बीच में थी, और जब लाइट ट्रेवल करेगी इसके अंदर, जब लाइट जाएगी C, मतलब लाइट का सिंबल C से, स्पीड C से, तो लाइट इस शीट को डिस्टर्ब करेगी कुछ इस तरह से। तो A और B के बीच में शीट जो होगी उन्हीं 2 पॉइंटों के बीच में, वो एक्चुअली में जब डिस्टर्ब होगी तो एक पोर्शन ऊपर चला गया, एक पोर्शन नीचे हो गया। तो ऑटोमेटिक देखिए ये शीट की जो लेंथ है, जब लाइट एज ए डिस्टर्बेंस फ्लो करेगी इस शीट में, तो इसकी जो शीट लेंथ है वो जो A और B में 1 शीट थी, अगर A और B को कनेक्ट करना है तो अब इसको एक एक्स्ट्रा शीट और चाहिए, इतनी ही शीट अब यहाँ पे और चाहिए। तो एक्चुअली में इक्विवेलेंट मॉडल इस शीट का क्या हो जाएगा कि जो ये इस लेंथ को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये यही है स्पेस का कर्वेचर। ये क्या है, स्पेस का कर्वेचर। और हमारी थ्योरी में सब कुछ रियल है। ये देखिए स्पेस कर्व्ड हो गया। सिंपल वे में इस कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कर्वेचर नहीं है, 2D शीट फ्लैट है, लाइन स्ट्रेट है, लेकिन अगर कर्वेचर है तो एक्चुअली में इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ट्राइंगल से।
हम दो ट्राइंगल से इस शीट को अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी लाइट पास होगी तो शीट जो होगी ए और बी के बीच में वो ट्राइंगल्स में इस तरह से इक्विवेलेंट मॉडल आ जाएगा ए और बी के बीच में, उसी फिजिकल स्ट्रेट डिस्टेंस के बीच में। और अब यहाँ पे दो शीटें, आप अब इनको बी तक पहुँचने के लिए अगर ए और बी को वास्तव में फिजिकली जोड़ना है तो आपको इसी तरह का एक शीट और चाहिए मुड़ी हुई। तो जहाँ एक शीट थी, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट और होगी जो इस तरह मुड़ सके ना। एक एक्स्ट्रा शीट की रिक्वायरमेंट ये कहाँ से आएगी? ये एक्चुअली में अगल बगल के रीजन से ही आती है। ये शीट जो ए और बी के बीच में अगल बगल भी ऐसे ही शीट्स हैं ना। तो जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी तो नंबर ऑफ शीट्स ए और बी के बीच में बढ़ जाएंगी, और ये शीट जो आएंगी वो कहीं और नहीं एक्स्ट्रा शीट्स आएंगी, वो अगल बगल की रीजन से ये शीट्स इस रीजन में ट्रांसफ़र होंगी, ताकि वो इस तरह से कर्व्ड क्या बोलते हैं एनर्जी शीट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा शीट्स के रूप में एकोमोडेट हो जाएं। ठीक है। जब एक बार लाइट पास हो जाएगी तो फिर से नंबर ऑफ शीट यहाँ ए और बी के बीच में वही हो जाएगी, और ये जो एक्स्ट्रा शीट आई है ये वापस क्या बोलते हैं सराउंडिंग स्पेस में चली जाएगी। ठीक है ना, इसी ए एंड बी के बीच में। अब होता क्या है कि ए एंड बी के बीच में कभी कभी डिस्टरबेंस जो है, जब डिस्टरबेंस था तो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, लेकिन जब डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं तो ए और बी के बीच में अगर लाइट है, अगर ट्रेवल कर रही है ए एंड बी के बीच में, लाइट ट्रेवल कर रही है इधर सी की स्पीड से, तो इनके बीच में जो स्पेस है फ्लैट स्पेस, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? इस तरह से नंबर ऑफ सीट्स नेचुरली क्या बोलते हैं अभी ज़्यादा होगी, और कहीं ना कहीं ये जो शीट्स प्रोवाइड होगी वो बाहर के रीजन से प्रोवाइड होगी। तो बाहर के रीजन से जब यहाँ प्रोवाइड होगी तो इस रीजन को कौन सीट प्रोवाइड करेगा? उसके बाहर का रीजन प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हो कैमरामैन रीमन जायसवाल ना? हाँ। शीट वो प्रोवाइड करेगा। अब जब ये वापस क्या बोलते हैं लाइट जब पास होकर डिस्टरबेंस आगे बढ़ जाएगा तो होगा क्या कि ये नंबर ऑफ शीट्स फिर से नेचुरली वही हो जाएगी जो फ्लैट स्पेस में होती है। लाइट पास हो चुकी, डिस्टरबेंस आगे बढ़ चुका है, तो जितनी एक्स्ट्रा सीट्स अगल बगल से आई थी वो वापस क्या बोलते हैं अब लौट जाएंगी। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज ये जो डिस्टरबेंस है ये ए एंड बी के बीच में आगे ना बढ़े या पीछे ना बढ़े, ये डिस्टरबेंस जो है यहीं ए और बी में लॉक हो जाए, तो लॉक होने का मतलब क्या है कि परमानेंटली इसी तरह से लॉक हो जाए डिस्टरबेंस। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टरबेंस जो है जो आगे बढ़ रहा था, जा रहा था, और शीट नंबर ऑफ शीट्स बराबर हो जा रही थी और शीट्स वापस चली गई थी, अगर ये रिवर्सिबल वे में क्या हो कि ए एंड बी के बीच में डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं इन दोनों में फ्लक्चुएट करे, इस स्टेज में और इस स्टेज में लगातार डिस्टरबेंस हो रहा है, और डिस्टरबेंस आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है, लेकिन डिस्टरबेंस एक साइड के ग्रेविटॉन सीट तो स्पेस में हर जगह है ना, तो साइड लूप के जरिए ये डिस्टरबेंस क्या बोलते हैं साइड लूप के जरिए, साइड ग्रेविटॉन शीट्स के जरिए ये डिस्टरबेंस अब साइक्लिक वे में घूम रहा है इस रीजन में। तो होगा क्या कि ए और बी के बीच में जो स्ट्रेट फिजिकल रीजन है कभी इस तरह दिखेगा कभी इस तरह दिखेगा, तो ऑन एन एवरेज आपको क्या दिखेगा? ऑन एन एवरेज कि बाहर से शीटें आएंगी, और जब इस तरह में शीटें आएंगी तो डिस्टरबेंस इस तरह से दिखेगा, और इसी तरह से जब ये डिस्टरबेंस अंदर ही आगे बढ़ जाएगा तो शीट यहाँ नॉर्मल हो जाएगी, तो वो शीट वापस वहाँ चली जाएगी, और जब यहाँ होगा तो वो अपने अगल बगल वाले से ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि
ये शीट का बाहर से आना, बाहर जाना और बाहर से आना ना, ये एक्चुअली में ये डायनेमिक प्रोसेस हो जाएगा और इस तरह से डिस्टरबेंस यहाँ पे लॉक हो जाएगा। तो इस लॉक्ड डिस्टरबेंस में ओवरऑल नंबर ऑफ शीट्स ऑन एन एवरेज बढ़ जाएगी। ये नंबर ऑफ शीट्स ओवरऑल इस ए एंड बी के रीजन में ये 3D में बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ गई। इसी तरह से ऑन एन एवरेज जो शीट्स फ्लैट थी तो जो भी नंबर रही हो, सराउंडिंग स्पेस में भी इस लॉक्ड क्या बोलते हैं डिस्टरबेंस जो साइक्लिक वे में घूम रहा है, उसी तरह से यहाँ भी ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएगी। और यही जो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ शीट्स सबसे ज़्यादा बढ़ी कहाँ दिखेगी, जो ये डिस्टरबेंस साइक्लिक वे में लॉक हो गया है, ये एक्चुअली में ये मास को जन्म देगा क्योंकि लाइट यहाँ लॉक हो गई है। और ये जो नंबर ऑफ शीट्स जो फ्लैट स्पेस के मुकाबले टोटल बढ़ गई है, ये एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड को जन्म देगा। तो जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड हाई होगी वहाँ नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा होगी, मास से जितना ही करीब होगी नंबर ऑफ शीट्स ज़्यादा होगी, और जितना दूर जाएंगे तो ये शीट नंबर ऑफ शीट्स घटने लगेगी, ये घटने लगेगी। जिगजैग पैटर्न जो है जितना ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ शीट्स वहाँ ज़्यादा रहेगी, फिर वो फ्लैट शीट होने लगेगी। अच्छा, मास के करीब एक ही डिस्टेंस में जितना बड़ा मास होगा, जितना ज़्यादा लाइट वो होगी, उतना ज़्यादा ही अगल बगल शीट होगी। तो यही वास्तव में न्यूटन्स के फार्मूले में भी फील्ड में की जो वैल्यू आती है, फील्ड की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, E = gm/r², इस तरह से जो फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होती है, जितना मास होगा उतना ज़्यादा ये शीट्स की संख्या रहेगी, एनर्जी शीट्स की, और जितना क्या बोलते हैं रेडियस बढ़ जाएगा, एनर्जी शीट्स उसी प्रोपोर्शन में घटेगी ऑन एन एवरेज। इसी को हम कहते हैं क्या, ग्रेविटी। और यही आइंस्टीन थ्योरी में मैथमेटिकली ग्रेविटी जो स्पेस को कर्व कर देती है। हम टाइम का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी फ्लैट शीट है, चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो जिगजैग में हो, लाइट जो है इस फ्लैट शीट के एक सिरे से दूसरे सिरे में एक ही स्पीड से चलती है, एक ही स्पीड से सी भी चलती है। अगर ये फ्लैट शीट जिगजैग भी हो जाएगी तब भी एक पूरी शीट को कवर करने में लाइट उसी सी स्पीड का परिचय देगी, उतना ही समय देगी। हाँ, वो बात अलग है कि ए और बी अगर स्पेस में है तो 1 सेकंड, अगर ये घड़ी के 2 सिरे हो जाएं कि फोटॉन यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 1 सेकंड होगा ना। अगर ए और बी स्पेस में हैं तो, और ये घड़ी के 2 सिरे हैं ए और बी, तो लाइट को यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर हम 1 सेकंड कहेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड में चूंकि अब 2 नंबर ऑफ शीट्स हो गई हैं, ए और बी के बीच में जिगजैग शीट्स हो गई हैं, 2 ट्रायंगल्स एक शीट बना रहे हैं, तो चूंकि इसमें शीट में स्पीड लाइट की वही है और एक शीट में कवर करने में क्या बोलते हैं लाइट उतना ही समय लेता है, चाहे वो स्ट्रेट शीट हो चाहे वो शीट क्या बोलते हैं कर्व हो गई हो। तो स्पेस का जो 1 सेकंड, जो यहाँ का 1 सेकंड रहेगा, ग्रेविटी का 1 सेकंड, वो स्पेस में एक्चुअली में 2 सेकंड के बराबर हो जाएगा ना। इसी से टाइम डायलेशन आता है कि ग्रेविटेशनल एरिया में टाइम स्लो चलने लगता है। तो ये स्पेस का कर्वेचर इसलिए रियल है, और चूँकि चाहे ये शीट फ्लैट हो चाहे मुड़ जाए, लेकिन एक शीट लेंथ को कवर करने में समय उतना ही लग रहा है, तो स्पेस ही वास्तव में क्या है, टाइम है। समझ रहे हो कैमरामैन, स्पेस ही टाइम है। तो ये तो मॉडल ये था। अब यहाँ पे अगले जो इसको थोड़ा सा बढ़ा दें कि वास्तव में डिस्टरबेंस ए और बी के बीच में लॉक कैसे होता है, लाइट का डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस लॉक कहते हैं। और अगर कोई मास फ्लो, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, लाइट मान लीजिए कि ए एंड बी के बीच में क्या बोलते हैं 2 शीटें थी, ए एंड बी के बीच में 2 सीटें थी।
तो लाइट जब ट्रेवल करेगी तो नंबर ऑफ शीट्स कितनी हो गई, जब इसमें से लाइट जाएगी डिस्टरबेंस आएगा तो इसी और ए और बी के बीच में शीट्स, मान लीजिए कि अब ये एक ट्राइंगल एक शीट को, नंबर ऑफ शीट 2 हो गई जब लाइट पास हो रही है ए एंड बी से। हम अगले फिगर में देख लें, अच्छे से समझा देंगे आपको कि देखिए कि यहाँ कुछ लिखा, चलिए कोई बात नहीं, कि ए और बी के बीच में जो फिजिकल स्पेस है वो फ्लैट है और यहाँ 2 शीट्स हैं। ए और बी के बीच में नंबर ऑफ शीट्स 1 और 2 है, या मान लीजिए एक ही शीट है सिंप्लिसिटी के लिए। तो जब लाइट आएगी, लाइट का डिस्टरबेंस आएगा तो वास्तव में क्या होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएंगी और हम इसको 2 ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसी ए और बी को। ठीक है, तो लाइट जब भी पास होगी तो नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएंगी और यही डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे तो शीट्स फ्लैट ही हैं ना। ये जो डिस्टरबेंस जब ए और बी को छोड़ता है आगे बढ़ जाता है, मान लीजिए सी और डी के बीच में है कुछ समय बाद ये डिस्टरबेंस, तो अब ये रीजन ए एंड बी के बीच में फ्लैट हो जाएगा और सी और डी के बीच में जो रीजन होगा वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। जो एक्स्ट्रा सीट यहाँ थी वो एक्स्ट्रा सीट यहाँ पहुँच जाएगी। नेचुरली लाइट फ्लैट स्पेस में सी स्पीड से चलती है, सी की स्पीड चलती है, लेकिन मैंने बताया ना कि मास क्या करता है इफेक्टिवली, जब डिस्टरबेंस लॉक हो जाता है तो मास इस फ्लैट स्पेस को ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा देता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या होता है कि लाइट ये फ्लैट शीट्स में उसको डिस्टर्ब करके नंबर ऑफ शीट नहीं बढ़ाती है। ग्रेविटेशनल फील्ड में ए और बी के बीच में जो एक शीट है लाइट के ट्रेवल के पहले, वो पहले से ही 2 शीट में ऑन एन एवरेज तब्दील हुई रहती है। अब लाइट जो है इस ए और बी के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड में, अब इस पे क्या बोलते हैं डिस्टरबेंस, इस पे डिस्टरबेंस सुपर इम्पोज करता है, समझ रहे हैं ना। तो होता क्या है कि अब नंबर ऑफ सीट्स, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए एंड बी के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड में जब लाइट ट्रेवल कर रही होगी वो 4 हो जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये स्थिति हो जाती है। खैर अच्छा, तो अब हमको ये शो करना है कि ये डिस्टरबेंस लॉक कैसे होता है। डिस्टरबेंस लॉक तभी होगा जब जो ये डिस्टरबेंस है फ्लैट शीट में, ये डिस्टरबेंस जो है ये आगे नेचुरली जो सी की स्पीड से बढ़ता है, वो सी की स्पीड से नेचुरली डिस्टरबेंस ए से सी डी में जो जा रहा है डिस्टरबेंस सी की स्पीड से, ये आगे ना बढ़ पाए। तो इसका मतलब है कि 2 डिस्टरबेंस आपस में कोलाइड करें। एक शीट ये है और एक शीट बगल में, एक शीट ये है। एक डिस्टरबेंस लाइट का ये और एक डिस्टरबेंस लाइट का ये, ठीक है ना। सॉरी गलत हो गया फिगर, ये 2 फ्लैट शीट्स हैं। एक डिस्टरबेंस इधर की ओर मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टरबेंस इस तरह से दिखने लगेगा, और एक डिस्टरबेंस इधर की ओर ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टरबेंस इस तरह से। तो ये फोटोन P1 है, ये फोटोन P2 है और ये शीट्स में ही ट्रेवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, ये जब टकराएंगे तभी डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ पाएगा ए एंड बी से। तो हमने बताया था ना कि लाइट में जो डिस्टरबेंस है वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट है, शीट ऊपर हो गई कुछ नीचे हो गई ना। तो एक्चुअली में हम इन डिस्टरबेंसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ऊपर डिस्टरबेंस है शीट से वो प्लस, और जो नीचे डिस्टरबेंस है माइनस, फिर ऊपर प्लस, फिर माइनस, फिर ऊपर मान लीजिए और यहाँ से माइनस। एक डिस्टरबेंस इसके इक्विवेलेंट हमने दिखाया है P1 ग्रेविटॉन सीट में, और इसी तरह जो दूसरा डिस्टरबेंस है उसका भी पॉजिटिव ऊपर वाला डिस्टरबेंस और नीचे वाला ना, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये अब ये दोनों डिस्टरबेंस ये सब टोटल संख्या में बराबर हैं, वो हमने भले ही आपको
वैसे दिखाओ। तो दोनों डिस्टर्बेंस ग्रेविटॉन शीट्स में हैं। ये शीट्स में, पहले शीट्स ऐसे थी लेकिन अब शीट्स डिस्टर्बेंस के बाद जिगजैग हो गई होगी। शीट्स पहले फ्लैट ही थी लेकिन डिस्टर्बेंस के बाद एक्चुअली में जिगजैग हो गई है, ठीक है ना। खैर चलिए, ये डिस्टर्बेंस आपस में कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये डिस्टर्बेंस फोटॉन P1 और P2 जब कोलाइड करते हैं तो होता क्या है कि पॉजिटिव डिस्टर्बेंस, मान लीजिए कि सब एक हमने पिछले एपिसोड में है, वहाँ तक डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉजिटिव डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे आने लगे, सब इकट्ठा हो गए, और नेगेटिव डिस्टर्बेंस साइड साइड हो गए। और ये जो डिस्टर्बेंस जो पॉजिटिव था कुछ समय बाद नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि लाइट का फ्लो बना हुआ है। लेकिन जब नहीं फ्लो कर पाएगा तो ये सारे डिस्टर्बेंस क्लोज हो जाएंगे। तो सारे पॉजिटिव डिस्टर्बेंस क्लोज होके एक्चुअली में न्यूक्लियस के पॉइंट पर यहाँ ये सब लॉक हो जाएंगे, और जो नेगेटिव डिस्टर्बेंस हैं वो एक्चुअली में वो इस तरह से लॉक हो जाएंगे ना। ये पॉजिटिव फील्ड लॉक हो गई आप एक ही जगह पे, और नेगेटिव फील्ड लॉक हो गई। और ये आपको ग्रेविटॉन थ्रेड है, इसमें अभी कुछ वाइब्रेशंस ऊपर नीचे बचे हुए हैं। लेकिन ये पूरा रीजन, ये जो नेगेटिव फील्ड लॉक हुई है अब पूरी तरह से लॉक हो गई है, क्योंकि पहले नेगेटिव थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो जाता था उसी रीजन में, लेकिन अब ये पूरी तरह से लॉक हो गया है। तो इसलिए ये अब अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं। आपको शीट्स जो है फ्लेक्सिबल है, शीट्स ऐड होती है, इधर सरकती रहती है, इधर उधर होता रहता है ये शीट्स का आना जाना। लेकिन क्या बोलते हैं, पार्टिकल अपनी आइडेंटिटी बनाए रहते हैं। इसी को कहते हैं हिग्स के नेगेटिव पार्टिकल्स, हिग्स के नेगेटिव, हिग्स मासलेस पार्टिकल्स। और इस रीजन में जो ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्टिकल्स इकट्ठा हैं, ये पॉजिटिव फील्ड। और ये नेगेटिव पार्टिकल जब आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो सरफेस क्लोज होता है जब, तो ये मास को जन्म देता है, नेगेटिव मास। यहाँ अंदर जब पॉजिटिव वाले ओवरलैप करते हैं तो क्वार्क्स के मास ये सब आते हैं। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस जो है वास्तव में फील्ड और मास में तब्दील हो जाता है, और डिस्टर्बेंस कहेंगे हम लॉक हो जाता है। ये एक्चुअली में एटम का मास बनाता है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस अगर लॉक हुआ है, इसी को कहेंगे कि नंबर ऑफ शीट्स जो हैं इस 3D वॉल्यूम में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा हैं। और पिछले मॉडल में हमने बताया कि अगर लाइट के रूप में अगर लॉक है तो अगल बगल की जो शीट्स की संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी। मतलब एटम तो बनेगा ही, एटम के साथ साथ एज ए एक्सटेंशन नंबर ऑफ शीट्स जो बढ़ जाएगी, क्योंकि सभी ग्रेविटॉन फैब्रिक से जुड़े हुए हैं शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स बढ़ जाएंगी। तो एटम तो बनेगा ही, जिसके अंदर, इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस, और उसके बगल नेगेटिव मासलेस, ये स्ट्रक्चर तो है ही। लेकिन इस स्ट्रक्चर के बाहर शीट्स की ओवरऑल संख्या बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के रूप में, स्पेस के कर्वेचर के रूप में, कर्वेचर ऑफ स्पेस के रूप में दिखेगी, ठीक है। तो कुल मिला के स्पेस को, बाकी हमने मैथमेटिकल मॉडल इत्यादि, तो हमने देखा कि स्पेस लाइट जो है, अभी रिचर्ड फेमन साहब का वीडियो 4 घंटे पहले लोड हुआ है कि लाइट यूनिवर्स से भी पुरानी है। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये शीट्स हैं, और शीट्स में जब लाइट ट्रेवल करती है तो वहीं इनको जिगजैग बनाती है। और यही जब एक जिगजैग, एक डिस्टर्बेंस दूसरे डिस्टर्बेंस से कोलाइड करता है तो वही मास भी बनाएगा, एटम भी बनाएगा, और अगल बगल ग्रेविटी के रूप में शीट्स को, स्पेस को कर्वेचर भी देगा। तो सब कुछ एक्चुअली में जो पॉसिबल है वो ग्रेविटॉन शीट, या ये शीट जो फ्लैट है एक्चुअली में जब इस पे डिस्टर्बेंस जाता है तो ये जो फ्लैट शीट है ये एक्चुअली में जिगजैग पैटर्न में बदल जाती है ना। और अगर ये लॉक हो गई तो मास में तब्दील हो जाती है। तो कैमरामैन रीमा जायसवाल का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, और बाकी के वीडियोस भी देखते रहिए कि कैसे क्या बोलते हैं ये मासलेस, ये जो शीट्स लॉक हुई तो मासलेस पार्टिकल्स बने, और फिर कैसे इन मासलेस पार्टिकल्स आपस में वो कर मास बनाते हैं। तो इसकी हमने मटेरियल बैलेंस भी हमने
ये कैसे जहाँ मास बन रहा है वहाँ पे हमने केमिकल इंजीनियरिंग हमारे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर जैसे पढ़ाते थे, अब ब्रिजेश कुमार कटियार सर, कि मासलेस पार्टिकल्स को आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे मासलेस पार्टिकल्स जो हैं वो जहाँ ये डिफ्यूज़ होंगे ना, और ये मास बहुत को वापस ठेलेगा भी और कुछ मास में तब्दील हो जाएगा। तो ओवरऑल जो इक्वेशन होगी वो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी के रूप में पर यूनिट वॉल्यूम कैसे चेंज होगी, 3 टर्मों पे होगी। एक डिफ्यूजन के कारण जो नेगेटिव पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो रहे हैं, दूसरा क्या बोलते हैं मास जो मरा ये इन नेगेटिव पार्टिकल्स को कितना वापस रिबाउंड कर रहा है, तो बी टाइम्स वो डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की का कितने पार्टिकल्स एक्चुअली में नेगेटिव उस पॉइंट पर हैं, और तीसरा कि कितने पार्टिकल्स क्या बोलते हैं आपस में नेगेटिव पार्टिकल जो यहाँ पहुँचे वो आपस में मास में तब्दील हो गए ना। श्रोडिंगर इक्वेशन ये जो टर्म है ये स्पिन टर्म है, और इस तरह से ये इक्वेशन को जब आप देखेंगे ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन से जब मैच करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पे आधारित है उससे मैच करेंगे, जैसे आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी समझ लीजिए आप, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, मतलब डबल डेरिवेटिव ना एक्स टी, और चूँकि ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट एक में एकोमोडेट हो सकते हैं तो इसलिए सीधा हम यू एक्स इंटू साई एक्स टी। एक्चुअली में इसी इक्वेशन को देखकर श्रोडिंगर साहब की इसी इक्वेशन को देखकर हमने इस तरह से हिग्स नेगेटिव पार्टिकल्स और इस तरह से पूरा सिस्टम को स्पेस को 2D स्पेस से लेकर उसके प्रोजेक्शन से लेकर और वीडियो सक्सेन साहब के, फेमिन साहब के और पेंडोज साहब के सब सुनते हुए क्या बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को नया इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश की। आपको स्पिन टर्म जो है डिराक इक्वेशन से स्पिनर के टर्म में आता है, लेकिन ये नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी या रियल वेरिएबल से वर्क करने पे और इस मॉडल के साथ, इस पूरे मॉडल के साथ आसानी से डेवलप हो सकता है। कैमरामैन रीमा जायसवाल 869 प्रयागराज यूपी इंडिया, उसको आभार भैया कि उन्होंने वीडियो बनवाया। हमको आँख में देखने में दिक्कत होती है इसलिए कैमरामैन की आवश्यकता बहुत ज़रूरत होती है। मैं हूं मनीष जायसवाल 869 अकन्या चौराहा मुठ्ठी में प्रयागराज इलाहाबाद से। थैंक यू सर, वीडियो देखते रहिए जो विश्व के साथ सामंजस्य में है।